ये हमारा है डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर में हम आज पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर। पिछले क्लास में हमने इसका पूरा बेसिक कंस्ट्रक्शन, बेसिक जो थी चीज़ें वो दिखी थी। अब इसमें हम देखेंगे कि डीसी जनरेटर के कौन से पार्ट्स होते हैं, वो कौन से मटेरियल से बने होते हैं जो कि एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो वही अब हम इस क्लास में देखेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे डीसी जनरेटर के पार्ट्स कौन से हैं। तो ये हो जाएगी ये डीसी जनरेटर की बॉडी, जिसको ही हम योक भी कहते हैं। बॉडी योक, और इसमें हम कनेक्ट करते हैं फील्ड पोल। फील्ड पोल इस टाइप के डिज़ाइन से होते हैं। ये फील्ड पोल नंबर 1, ये फील्ड पोल नंबर 2, ये हो गए हमारे फील्ड पोल। ये हो गई बॉडी डीसी जनरेटर की बॉडी। उसी के साथ ये जो है ये हो गया हमारा फील्ड पोल, हम लिख लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद में ये जो है यहाँ पे रहेगा हमारा आर्मेचर कोर। ये हो गया आर्मेचर कोर, और इसमें छोटे छोटे स्लॉट होते हैं, वो हम यहाँ पे दिखाते हैं। ये हमने स्लॉट यहाँ पे दिखा दिए। ये हो गया हमारा आर्मेचर। ये हो गया आर्मेचर। और आर्मेचर जो लगा होता है वो लगा होता है शाफ्ट पे। तो ये हो गया हमारा शाफ्ट। ये हो गया हमारा शाफ्ट। और इसी आर्मेचर जो लगा होता है शाफ्ट पे लगा होता है, और उसी शाफ्ट पे लगा होता है कम्यूटेटर। तो ये हो गया कम्यूटेटर। और कम्यूटेटर में स्प्लिट रिंग लगी होती है। तो यहाँ पे ये सेगमेंट हम दिखा देते हैं यहाँ से रेड लाइन से। रेड लाइन जो है वो इंसुलेटिंग मटेरियल है, और इंसुलेटिंग मटेरियल एक सेगमेंट को दूसरे सेगमेंट से अलग करते हैं। तो ये हो गया हमारा कम्यूटेटर। यहाँ पे नाम लिख लेते हैं हम। और जैसे पिछले क्लास में हमने देखा था, तो इसी कम्यूटेटर को हम बोल सकते हैं स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग भी हम इसको बोल सकते हैं, तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। और ये जो कम्यूटेटर लगा है, ये कम्यूटेटर पे हम लगा देंगे यहाँ पे ब्रश, जो ग्रीन कलर से हम दिखाते हैं। ये हो गए ब्रश, और इस ब्रश के हम टर्मिनल बाहर निकाल लेते हैं। तो ये भी हम ग्रीन पेन से ही दिखा देते हैं, एक टर्मिनल और ये दूसरा टर्मिनल। आउटपुट में हमें मिलेगा डीसी सप्लाई। और ये जो लगे हैं यहाँ पे, इसको हम बोलेंगे ब्रश। ये हो गए हमारे ब्रश। अब हम थोड़ा यहाँ पे एक चीज़ समझते हैं, ताकि हम फील्ड पोल की डिज़ाइन करेंगे तो उसमें हमें समझने में इजी हो जाए। तो ये एक इंसुलेटेड आयरन पीस है। इसके ऊपर हम जब कॉइल करेंगे तो इसके ऊपर कॉइल वाउंड करेंगे और उसको सप्लाई देंगे, तो उस समय वो मैग्नेट क्रिएट हो जाता है। अगर हमने, जैसे हम देख लेते हैं कि ये हमारा एक कॉइल है, एक इंसुलेटेड कॉइल है। ये आयरन का पीस था, इस आयरन के पीस को हमने इंसुलेट किया और उसके ऊपर हमने कॉइल वाउंड की और इसको डीसी सप्लाई दिया। तो ये फिक्स पोल हो जाते हैं नॉर्थ और साउथ।
अगर हमने इसको डीसी के बदले एसी का सप्लाई अगर देते हैं तो एसी का सप्लाई देने के बाद हर हाफ साइकिल में इसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, इसका करंट चेंज हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ पोल जो है हर हाफ साइकिल के बाद चेंज हो जाएगा, नॉर्थ साउथ हो जाएगा और साउथ नॉर्थ हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल में ये नॉर्थ और ये साउथ इस तरह से हो जाएगी। लेकिन डीसी जनरेटर में जो फील्ड पोल हमने देखे थे, जो फील्ड पोल है इसको हमें फिक्स पोल करना है, तो इसके लिए हम इसके फील्ड पोल को डीसी का सप्लाई देंगे। तो डीसी का सप्लाई देंगे तो कौन सा पोल नॉर्थ पोल होना चाहिए, कौन सा पोल साउथ पोल होना चाहिए, ये भी मैटर करता है। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे देखना है। जैसे कि एक फिर से देख लेते हैं, एक आयरन पीस है, उसको हमने इंसुलेट किया और उसको हमने उसके ऊपर हमने कॉइल वाउंड की इस तरह से, एक इस तरह से कॉइल बाउंड की। तो इसकी करंट की डायरेक्शन किस तरह से, इस तरह से है। फिर यहाँ से जाएगा, ये भी इस तरह से है। फिर यहाँ से होते हुए आएगा, ये भी इस तरह से है, ये भी इस तरह से है। तो अब हमें पता चल गया कि ये करंट की डायरेक्शन इस तरह से है, तो इसका नॉर्थ पोल कौन सा है और साउथ पोल कौन सा है, ये हम इजीली बता सकते हैं राइट हैंड के थंब रूल के हिसाब से। तो इस रूल में ये क्या बोलता है कि अगर करंट की डायरेक्शन, ये 4 फिंगर करंट की डायरेक्शन दिखाता है, तो ये जो थंब है तुम्हारा, ये थंब नॉर्थ डायरेक्शन दिखाता है। हो गया। तो इसको हम बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। तो यहाँ से हमें नॉर्थ पोल मिल गया। तो इसी हिसाब से ये हमने इसलिए देखा कि जो फील्ड पोल 4 हमने फील्ड पोल लिए, ये दोनों आपस में साउथ साउथ पोल नहीं हो सकते हैं। ये चारों पोल अल्टरनेट होते हैं, मतलब एक बार नॉर्थ हो गया तो सेकंड साउथ हो गया, फिर नॉर्थ फिर साउथ, इस तरह से रहेंगे। नज़दीक के पोल एक ही नहीं रहेंगे, मतलब साउथ साउथ नहीं रह सकते। तो इसके लिए हमें इसकी डिज़ाइन करनी पड़ेगी। तो जैसे हम देखते हैं, एक यहाँ पे कॉइल हमें वाउंड करना पड़ेगा। ये कॉइल हो गया इस तरह से, तो इसकी डायरेक्शन ये हो गई और यहाँ से इस तरह से, तो इसका ये नॉर्थ पोल क्रिएट हो गया। ये जो पोल हो गया ये हो गया नॉर्थ पोल। अब हम इस कॉइल को आगे लाएंगे। अब करंट की डायरेक्शन हमें चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से करेंगे कि करंट ऊपर की तरफ जाए, मतलब करंट ऊपर जाए तो हमारा थंब ये नॉर्थ हो जाएगा, तो ये हमारा साउथ क्रिएट हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा। इसकी डायरेक्शन ये हो गई, इसकी डायरेक्शन ये हो गई, तो ये हमारा बन गया नॉर्थ पोल इस साइड का, और ये हो जाएगा हमारा साउथ पोल। अब हम और नेक्स्ट चलते हैं। तो ये हमारे पोल हो गए, ये हो जाएगा हमारा साउथ, मतलब नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ। ये फील्ड पोल पे हमने कॉइल लगा दिए। तो हमारा जो पोल है, हमेशा एक चीज़ याद रखना कि ये जो पोल है ये अल्टरनेट रहेंगे, मतलब नॉर्थ है तो सेकंड पोल साउथ होगा, नेक्स्ट पोल नॉर्थ होगा, सेकंड पोल साउथ होगा, इस तरह से अल्टरनेट रहेंगे, सेम नहीं रह सकते। तो ये पोल हम नॉर्थ किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, साउथ किस तरह से क्रिएट सकते हैं, तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से अगर हम उसको वाइंडिंग करें तो हमें पोल की डायरेक्शन पता चल जाती है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि पिछले क्लास में ही देखा था, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो फ्लक्स हमेशा नॉर्थ से लेके साउथ की तरफ फ्लो होंगे इस तरह से। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लक्स का पाथ इस तरह से होगा, यहाँ पे नॉर्थ से होता हुआ साउथ की तरफ जाएगा, तो इसकी डायरेक्शन हम इस तरह से दिखा सकते हैं। इस तरह से जाएगा, ये नॉर्थ से लेके साउथ
और ये नॉर्थ से लेके साउथ, इस तरह से डायरेक्शन रहेगी। अब सबसे पहले हम बॉडी देखते हैं, इसी को हम योग बोलते हैं। तो ये जो बॉडी है ये कौन से मटेरियल से बनी होती है? तो ये बनी होती है, एक तो हमारा कास्ट आयरन से बनी होती है, कास्ट आयरन से बनी होती है, या तो फिर कास्ट स्टील से बनी होंगी, या तो फिर कास्ट स्टील से बनी होगी, या तो फिर रोल स्टील से, रोल स्टील से। अब जो स्मॉल टाइप की मोटरी है, जो छोटी मोटरी है, उसकी जो बॉडी है वो बनती है कास्ट आयरन से। जो बड़ी वाली मोटर है जो महंगी होती है, तो वो जो मटेरियल बॉडी के लिए यूज़ करते हैं वो कास्ट स्टील का यूज़ होती है। ठीक है, तो ये इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बड़ी मोटर के लिए कास्ट स्टील और छोटी मोटर के लिए कास्ट आयरन की बॉडी बनाने के लिए मटेरियल यूज़ होता है। और इस बॉडी का मेन पर्पस क्या रहेगा, इसके क्या काम रहेगा? तो ये जो फील्ड पोल यहाँ पे लगे हैं, इस फील्ड पोल को सपोर्ट करना, उसको फिट करने के लिए। उसके बाद में इसमें जो छोटे मोटे पार्ट्स लगे हैं तो उस पार्ट्स को प्रोटेक्ट करना। उसी तरह से जो फील्ड पोल है, जो फील्ड पोल से मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ से हमें निकले नॉर्थ से लेके साउथ तक, तो इसके जो मैग्नेटिक लाइन है वो कंप्लीट करना, ये मेन काम जो है ये बॉडी के होते हैं। तो ये बॉडी कास्ट आयरन की बनती है, कास्ट स्टील की बनती है, रोल स्टील की बनती है। और इसका जो मेन काम है हमने अभी देखा था कि फील्ड पोल को सपोर्ट करना। उसके बाद में इसमें जो छोटे छोटे पार्ट्स लगे होते हैं, जैसे बेरिंग लगे होंगे, एंड पोल लगे होंगे, उसको प्रोटेक्ट करना। उसी तरह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स निकलते हैं, जैसे यहाँ से फ्लक्स निकलेंगे तो यहाँ से इसका राउंड कंप्लीट होगा, मतलब मैग्नेटिक पाथ को कंप्लीट करना, ये काम होते हैं बॉडी के। और इसी को ही हम योग भी कहते हैं, इसी को ही हम योग भी कहते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा फील्ड पोल। तो ये फील्ड पोल जो है ये भी कास्ट आयरन से बनता है, कास्ट आयरन से बनता है, कास्ट स्टील से बनता है और एनेल्ड स्टील से बनता है। तो हमने अभी देखा था बॉडी जो स्मॉल टाइप की मोटर है, जो स्मॉल टाइप के डीसी जनरेटर है, उसमें जो बॉडी है वो कास्ट आयरन की बनती है। उसी तरह से इसमें भी सेम है, जो स्मॉल साइज़ की है, जो महंगी नहीं है, वो कास्ट आयरन की बनती है, और जो महंगी मोटर है वो कास्ट स्टील से बनती है। तो एग्ज़ाम में तो आपको इन तीनों में से कोई एक ही ऑप्शन देखने को मिलेगा, बाकी अदर रहेंगे। और जब तीनों ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे तो उस समय क्या टिक करना है? तो उस समय चौथा ऑप्शन भी रहता है ऑल ऑफ दी अबव, तो उस पर हमें टिक करना है। तो फील्ड पोल जो है, फील्ड पोल कास्ट आयरन, कास्ट स्टील और एनेल स्टील से बनते हैं। और फील्ड पोल की डिज़ाइन इस तरह से होती है, ये जैसे हमने यहाँ पे देखा था इस तरह से होती है इसकी डिज़ाइन। और इसका मेन काम क्या है? तो मैग्नेटिक जो फ्लक्स है वो मैग्नेटिक फ्लक्स आर्मेचर के चारों ओर सेम तरीके से उसको स्प्रेड करना, मतलब फैलाना। तो ये मेन काम हो जाता है फील्ड पोल का। तो फील्ड पोल का काम क्या हो जाता है कि फ्लक्स जो है वो फ्लक्स को स्प्रेड करना, मतलब चारों ओर आर्मेचर के चारों बाजू में स्प्रेड करना, मतलब फैलाव देना। और उसी तरह से मेन उसका नेक्स्ट जो वर्क है वो है फील्ड कॉइल को सपोर्ट करना, फील्ड कॉइल को होल्ड करके रखना। तो इसमें से फील्ड कॉइल कौन सी है? तो ये होगी हमारी फील्ड कॉइल जो हमने यहाँ पे दिखाई थी। ये हो गई हमारी फील्ड कॉइल। अब देखते हैं कम्यूटेटर। तो ये जो कम्यूटेटर है ये बनता है हमारा हाइड्रोन कॉपर से, हाइड्रोन कॉपर मतलब जो हमारा कठोर तांबा है उससे ये बनता है। और इसमें हमने अभी देखा था कि ये इसमें इंसुलेट किए होते हैं
तो हर सेगमेंट एक दूसरे से इंसुलेट होता है, तो वो जो इंसुलेट करते हैं तो इंसुलेटिंग मटेरियल वहाँ पे यूज़ करते हैं माइका। और कम्यूटेटर का काम क्या है कि आर्मेचर में जो एसी सप्लाई क्रिएट हुआ, जो एसी इलेक्ट्रिक पावर तैयार हुई, उसको डीसी में कन्वर्ट करना, और इसी कम्यूटेटर को हम स्प्लिट रिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा शाफ्ट। तो उसी शाफ्ट पे कम्यूटेटर भी फिट होता है और आर्मेचर वाइंडिंग भी फिट होती है, मतलब आर्मेचर कोर भी फिट होता है। तो ये जो है ये हो गया हमारा शाफ्ट। तो इसी शाफ्ट पे कम्यूटेटर भी फिट है और आर्मेचर कोर भी फिट है, और उसी आर्मेचर कोर पे हमने आर्मेचर वाइंडिंग भी की है। तो ये कम्यूटेटर हो गया और ये आर्मेचर कोर, ये दो एक ही शाफ्ट पे फिट होते हैं। और ये जो शाफ्ट है ये शाफ्ट बना होता है कार्बन स्टील से, कार्बन स्टील से ये शाफ्ट बना होता है। अब देखते हैं ब्रश। तो ब्रश जो कनेक्ट होता है वो कम्यूटेटर पे कनेक्ट होता है। कम्यूटेटर पे क्यों कनेक्ट होता है? क्योंकि कम्यूटेटर में जो हमारा डीसी का सप्लाई क्रिएट हुआ, वो डीसी के सप्लाई को कलेक्ट करने का काम ब्रश करता है, और कलेक्ट किया हुआ करंट आउटपुट में डीसी को, जो डीसी हमें मिलता है हम उसको यूज़ करते हैं। तो ये जो ब्रश है ये ब्रश बना होता है कार्बन से, ये ब्रश बना होता है कार्बन से या तो फिर ग्रेफाइट से। ब्रश जो है ये बना होता है कार्बन से या तो फिर ग्रेफाइट से। और ब्रश की जो मेन पॉइंट है वो याद रखने लायक ये पॉइंट है कि ब्रश हमेशा जो कनेक्ट करते हैं वो करते हैं एमएनए पे। एमएनए मतलब मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पे। अब मान लेते हैं कि आर्मेचर में दो टाइप की वाइंडिंग होती है, एक होती है लैप वाइंडिंग और दूसरी होती है वेव वाइंडिंग। वाइंडिंग अगर की हुई है मोटर में तो यहाँ पे ब्रश जो है हम लगाएंगे, जितने फील्ड पोल है उतने हम ब्रश लगाएंगे, जितने फील्ड पोल है उतने हम ब्रश लगाएंगे लैप वाइंडिंग में। और वेव वाइंडिंग में क्या करेंगे कि हमेशा दो ही ब्रश लगाएंगे। तो यहाँ पे ब्रश हमने दो दिखाए हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि आर्मेचर कोर पे जो इंटरनल वाइंडिंग कनेक्शन है वो वेव टाइप की है। अगर लैप टाइप की होती तो यहाँ पे जितने फील्ड पोल है उतने ब्रश लगते, तो हम इजीली बता सकते हैं कि ये लैप वाइंडिंग है। अब मेन चीज़ है हमारी आर्मेचर कोर। और ये जो आर्मेचर कोर है ये हाई परमेबिलिटी के सिलिकॉन स्टील से बनी होती है। और सिलिकॉन स्टील से बनी होती है मतलब उसमें स्टैपिंग करके 0.5 mm के लैमिंग करते हैं। अब ये स्टैपिंग मतलब क्या वो भी हम थोड़ा देखते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा होगा ये आर्मेचर का कोर है, ये आर्मेचर का पूरा कोर है, और इसमें इस तरह से देखिए ये स्टैपिंग है, मतलब पहला दूसरा तीसरा ऐसे बहुत सारे स्टैपिंग है, और ये एक दूसरे से इंसुलेटेड है और उस पर लैमिनेट किया हुआ है। और ये जो स्टैपिंग है ये 0.5 mm के होते हैं। और ये जो मटेरियल होता है ये सिलिकॉन स्टील का होता है, हाई परमेबिलिटी के। सिलिकॉन स्टील के इसलिए यूज़ करते हैं ताकि इसमें हिस्टेरेसिस लॉस कम हो। और ये जो स्टैपिंग है इसको हम इंसुलेट करते हैं, लैमिनेट करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि इसमें जो एडी करंट लॉस है वो कम हो जाए। उसी तरह से एक मोटर है, इसमें भी देखिए ये स्टैपिंग किए हुए है, ये अलग अलग टाइप से निकले। ये अगर पूरा रहते तो इसमें बहुत ज़्यादा लॉसेस होते थे हिस्टेरेसिस, तो इसको हम हिस्टेरेसिस लॉस कम करने के लिए इसको इस तरह से स्टैपिंग देते हैं। और उस आर्मेचर कोर पे स्लॉट होते हैं, ये स्लॉट देखे होंगे आपने, ये स्लॉट है, और इसी स्लॉट में हम करते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। यहाँ पे लिख लेते हैं, इसी स्लॉट पे हम करते हैं आर्मेचर वाइंडिंग।
ठीक है। तो आर्मेचर कोर, तो आर्मेचर किससे बने होते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं सिलिकॉन स्टील से। ये मटेरियल आपको सब इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे एक एक, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो आर्मेचर कोर जो बनता है वो सिलिकॉन स्टील से बनता है। इसको हम स्टैपिंग करते हैं। स्टैपिंग की साइज 0.5 mm के रहते हैं और हर स्टैपिंग को हम लैमिनेट करते हैं ताकि एडी करंट लॉस कम हो जाए। तो सिलिकॉन स्टील यूज़ करते हैं हिस्टेरिसिस लॉस कम करने के लिए, और लैमिनेशन करते हैं हम एडी करंट लॉस कम करने के लिए। और ये हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस ये हो जाते हैं आयरन लॉस के टाइप। और कॉपर लॉस मतलब जो वाइंडिंग में लॉस होते हैं वो हो जाते हैं कॉपर लॉस। तो आर्मेचर कोर हमारा बनता है सिलिकॉन स्टील से, और आर्मेचर कोर पे ही स्लॉट होते हैं, तो उस पे हम आर्मेचर वाइंडिंग करते हैं। वो आर्मेचर वाइंडिंग जो बनते हैं वो सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर से। और आर्मेचर वाइंडिंग के दो टाइप होते हैं, एक होता है लैप वाइंडिंग, दूसरा होता है वेव वाइंडिंग। और लैप वाइंडिंग में जो ए मतलब पैरेलल पाथ, तो पैरेलल पाथ इक्वल होता है फील्ड पोल के बराबर। और वेव वाइंडिंग में जो पैरेलल पाथ है वो हमेशा 2 ही होते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लैप वाइंडिंग में जो है वो करंट ज़्यादा होता है और वोल्टेज कम होता है। उसके ही अपोजिट में वेव वाइंडिंग में अगर देखें तो करंट कम होता है और वोल्टेज ज़्यादा होता है। अब हमारा है फील्ड कॉइल। तो फील्ड कॉइल भी बनता है, फील्ड कॉइल मतलब कॉइल हो गया, तो कॉपर से ही बनता है। तो इसके लिए हम मटेरियल यूज़ करते हैं जो कॉपर आर्मेचर वाइंडिंग में की थी, सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर। तो फील्ड कॉइल के लिए हम यूज़ करते हैं सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर। और इस फील्ड कॉइल का काम क्या है कि जो फील्ड पोल पे हम वाइंडिंग करते हैं फील्ड कॉइल, तो फील्ड पोल को मैग्नेट बनाने का काम ये फील्ड कॉइल करती है। अब इसमें और कुछ पार्ट है जो इस डायग्राम में हम नहीं दिखा पाए, जैसे रॉकर आर्म। जैसे रॉकर आर्म, तो रॉकर आर्म का काम क्या होता है कि जो भी ब्रश होते हैं उस ब्रश को पकड़ के रखने का काम, यहाँ पे ब्रश है तो उस ब्रश को पकड़ के रखने का काम रॉकर आर्म करता है। बनता है बैकेलाइट, बैकेलाइट या फिर एबोनाइट या फिर फाइबर से। तो इस मटेरियल से हमें ये पता चलता है कि ये एक तरह से इंसुलेटिंग मटेरियल है। और रॉकर आर्म का मेन काम है कार्बन ब्रशेस को होल्ड करके रखना और उसी के साथ इसको एमएनए पे मैच करने के लिए इसमें एडजस्टमेंट होता है। तो रॉकर आर्म के थ्रू ही हम ब्रश को, अगर एमएनए से वो इधर उधर हो जाए तो हम उसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद में एंड प्लेट है। तो जो बॉडी रहती है हमारी, वो बॉडी के दोनों साइड से जो मेन कवर होता है जिससे हम फिट करते हैं, तो उसको हम एंड प्लेट बोलते हैं। उसके बाद में बेरिंग है हमारा। उसके बाद में एक जो मेन बचा वो है बेरिंग। तो डीसी जनरेटर में जो छोटी टाइप की मोटरी होती है उसमें हम बेरिंग यूज़ करते हैं, बॉल बेरिंग। और ये जो बेरिंग है ये मटेरियल होता है, जिस मटेरियल से बनता है वो है क्रोम स्टील। ये मटेरियल होता है क्रोम स्टील। और डीसी जनरेटर में नॉर्मली जो बेरिंग यूज़ होता है वो होता है बॉल बेरिंग। बेरिंग के बहुत सारे टाइप है, जैसे रोलर बेरिंग, बॉल बेरिंग। तो इसमें जो यूज़ होता है वो हम यूज़ करेंगे बॉल बेरिंग। उसी तरह से हम ब्रश के बारे में एक और पॉइंट याद रख सकते हैं कि जैसे ब्रश जो है, ये ब्रश कार्बन से या ग्रेफाइट से बने होते हैं और इस पे कंटिन्यू फ्रिक्शन होता है, क्योंकि ब्रश तो स्थिर है लेकिन कम्यूटेटर हमारा रोटेट हो रहा है। कम्यूटेटर रोटेट हो रहा है तो ब्रश उस पर कंटिन्यू फ्रिक्शन से वजह से घिस जाएंगे, तो उसको चेंज भी हमें करना पड़ता है। तो उस समय हम क्या करेंगे, जब ब्रश का 1/3 भाग रह जाए और 2/3 भाग घिस जाए, तो उस समय हम जो ये ब्रश है वो चेंज करना पड़ता है।
और ये जो ब्रश है इसको हम एकदम लूज़ नहीं रख सकते, इसको हमें प्रेशर से ऐसे कनेक्ट करके रखना है। तो हम इसके ऊपर स्प्रिंग से टेंशन देते हैं तो वो टेंशन जो है वो हो जाता है हमारा, वो हो जाता है 0.9 kg पर 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वैल्यू याद रखिए कि जो ब्रश का टेंशन है वो होता है 0.9 kg पर 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम इस पे टेंशन ना दें तो ये जो डीसी सप्लाई हमें कलेक्ट करना है वो हम प्रॉपरली कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। अब हमने देखा था कि फील्ड पोल को हम परमानेंट मैग्नेट तैयार करने के लिए यहाँ पे डीसी सप्लाई देना ज़रूरी होता है। तो डीसी सप्लाई देने के लिए मतलब इसी को हम बोलते हैं एक्साइटर, इसी को ही क्या बोलते हैं, एक्साइटर। और इस एक्साइटर का काम ये होता है कि फील्ड पोल में जो फील्ड कॉइल हमने की उसको 110 वोल्ट से 220 वोल्ट डीसी का सप्लाई प्रोवाइड करना, ये काम होता है एक्साइटर का। मतलब यहाँ पे दो टाइप के कॉइल हो गए, एक तो फील्ड कॉइल और दूसरा आर्मेचर कॉइल। तो फील्ड कॉइल को हम एक्साइटर के थ्रू डीसी सप्लाई देते हैं और आर्मेचर से हम आउटपुट में डीसी सप्लाई लेते हैं। तो यहाँ पे हम फील्ड पोल पे आए, तो फील्ड पोल पे आए तो यहाँ पे एक पॉइंट और याद रख सकते हैं कि ये जो फील्ड पोल है ये फील्ड पोल है और यहाँ पे ये पोल शूज़ लगे हैं। ये फील्ड पोल है और यहाँ पे पोल शूज़ लगे हैं। तो पोल शूज़ जो हम फील्ड पोल से कनेक्ट करते हैं वो काउंटर शंक नट से हम फिट करते हैं। और ये जो पोल शूज़ है ये पोल शूज़ का इस तरह से सही डिज़ाइन किया हुआ है। तो ये जो है पोल शूज़ के 2 गुना पोल के 2 गुना पोल शूज़ होता है। मतलब ये हमारा पोल हो गया और ये पोल शूज़ हो गया। और पोल शूज़ का काम क्या है, तो आर्मेचर के ऊपर चारों ओर से जो मैग्नेटिक निकल रहे उसको स्प्रेड करना, फैलाना, ये काम हो जाता है पोल शूज़ का। अब आपके लिए एक क्वेश्चन कि डीसी जनरेटर में अगर हम कम्यूटेटर नहीं लगाए तो क्या होगा, ये आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजिए कि डीसी जनरेटर में अगर हमने कम्यूटेटर नहीं लगाया तो क्या हो जाएगा। अब आर्मेचर को अगर हम दिखाएं तो आर्मेचर इस तरह से दिखा सकते हैं जैसे इसके पहले भी हमने देखा था। तो ये आर्मेचर हो जाएगा, ये आर्मेचर का कम्यूटेटर आर्मेचर पे ही लगा होता है। ये हो गया हमारा कम्यूटेटर। ये इस पे स्लॉट होते हैं और स्लॉट में ही आर्मेचर वाइंडिंग की हुई होती है। और ये है हमारा कूलिंग फैन। कूलिंग फैन का इस्तेमाल किए होता है क्योंकि इसमें जो भी गर्माहट होती है कॉपर लॉस की वजह से, तो उसका हम नेचुरली कूल कर सके। तो ये हो गया हमारा कूलिंग फैन। और ये जो है ये हो गया शाफ्ट। तो शाफ्ट हमेशा जो बनता है वो मटेरियल होता है कार्बन स्टील का। जैसे हमने इसके पहले भी देखा था, तो इसी टाइप का आर्मेचर होता है। छोटी मोटर हो या बड़ी मोटर हो, आर्मेचर की डिज़ाइन सेम ही होती है। जैसे यहाँ पे जो ये दिखाया गया है, ये स्लॉट, इसको स्लॉट बोलते हैं। और इसी स्लॉट में ये जो दिखाई है ये आर्मेचर वाइंडिंग करते हैं। ये कम्यूटेटर है और आर्मेचर वाइंडिंग का हर एक जो टर्मिनल है ये सेगमेंट पे कनेक्ट होता है और हर सेगमेंट एक दूसरे से इंसुलेट होता है। ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट जो है वो कार्बन स्टील से बना होता है। ये कूलिंग फैन है। जब भी मोटर रोटेट होती है तो इसमें करंट फ्लो होने की वजह से कॉइल में हीट क्रिएट होंगी कॉपर लॉस की वजह से। तो नेचुरली कूलिंग के लिए हम इसमें कूलिंग फैन देते हैं। और आर्मेचर के जो आर्मेचर कोर है वो स्टैपिंग से बने होते हैं। स्टैपिंग से मतलब छोटे छोटे टुकड़ों से बना होता है। तो आयरन लॉस के 2
टाइप होते हैं। आयरन लॉस के दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है हिस्टेरिसिस लॉस, एक होता है हिस्टेरिसिस लॉस और एक होता है एडी करंट लॉस, एक होता है एडी करंट लॉस। अब हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी आर्मेचर की कोर है, आर्मेचर का कोर है, हम वो बनाते हैं सिलिकॉन स्टील से, वो हम बनाते हैं सिलिकॉन स्टील से। क्यों? क्योंकि हमें हिस्टेरिसिस लॉस कम करना है। और उसी के साथ साथ जो सिलिकॉन स्टील से हम बनाते हैं तो उसको हम स्टैपिंग करेंगे, उसको हम स्टैपिंग करेंगे। स्टैपिंग मतलब कंटिन्यू उसको हम सिलिकॉन स्टील से ही नहीं बनाएंगे, उसके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, उसको टुकड़ों में बांटेंगे और उसको लैमिनेट करने के बाद एक दूसरे में जॉइन कर देंगे। जैसे ये तो हमने इसके पहले भी देखा था। तो ये देखो जैसे ये है तो इसमें छोटे छोटे जॉइंट है, वो छोटे छोटे जॉइंट को हमने यहाँ पे एक कंबाइन सेट में जॉइंट कर दिया और वो उससे हमारा पूरा बॉडी, आर्मेचर कोर की बॉडी क्रिएट हो गई। तो ये जो है इसी को हम बोलते हैं स्टैपिंग। तो ये जो स्टैपिंग है इसको हम इंसुलेट करते हैं, लैमिनेट करते हैं और इसी को लैमिनेट करने के बाद जो लॉस कम हो जाता है वो हो जाता है एडी करंट लॉस। तो हिस्टेरिसिस लॉस कम करने के लिए हम मटेरियल यूज़ करते हैं सिलिकॉन स्टील का, जिससे हिस्टेरिसिस लॉस कम हो जाता है। और एडी करंट लॉस कम करने के लिए हम यूज़ करते हैं सिलिकॉन स्टील की जो बॉडी है उसको स्टैपिंग करते हैं और उस स्टैपिंग को हम करते हैं लैमिनेट। तो इसके वजह से हमारा एडी करंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस कम हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। सी यू नेक्स्ट टाइम।